नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी तरह के एग्ज़ामों के लिए। इसमें हम लोग समझेंगे कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक का इतिहास क्या है, यानी बैंक की शुरुआत कब से हुई। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरबीआई, जो कि हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। जिस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहते हैं उसमें जो है आरबीआई से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। तो उस टॉपिक को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे कि आरबीआई का स्थापना कैसे हुआ, आरबीआई का स्थापना कब हुआ, आरबीआई के सभी गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीआई के जो है कार्य क्या क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे, जो कि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि बैंक किसे कहते हैं और बैंक का क्या क्या कार्य होता है। देखिए, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता की पैसा को जमा करती है एवं जनता को ही ऋण के रूप में प्रदान करती है। विभिन्न बैंकों में लोगों द्वारा ब्याज कमाने के उद्देश्य से पैसा जमा किया जाता है। देखिए, बैंक का जो है काम होता है कि वो लोगों के पैसा को जमा करती है। जो भी लोग पैसा जमा करते हैं उसको जमा करती है और फिर उसी पैसा को जो है किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देती है। ये बैंकों का मुख्य रूप से काम होता है। क्योंकि देखिए कि भारत में जो भी लोग हैं उन सभी का जो है किसी न किसी बैंक में अकाउंट है, खाता खोला गया है। तो वो अपने बिजनेस से चाहे किसी भी माध्यम से जितना भी कमाते हैं उसको ले जाकर जो है बैंक में वो जमा करते हैं। तो वो बैंक जो है उसको जमा कर लेती है और फिर उसी पैसा को किसी दूसरे व्यक्ति को जो है लोन के रूप में दे देती है। ये बैंकों का काम होता है। इससे जो है बैंकों को भी फायदा होता है, क्योंकि जब वो लोन के रूप में किसी व्यक्ति को पैसा देती है तो उसको जो है ब्याज चार्ज करती है, यानी उसका ब्याज भी लेती है। और जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा किया है उसको वो बैंक वाले ब्याज देते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति बैंक में ले जाकर अपना पैसा जमा किया और बैंक वाले जो है उसको 3% ब्याज दे रहे हैं, तो जब उसके पैसा को किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देंगे तो उससे जो है 4% ब्याज लेंगे, 5% ब्याज लेंगे। यहाँ पर जो है 1-2% बैंकों को फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से फायदा कमाने के लिए जो है बैंक भी किसी दूसरे व्यक्ति को लोन देते हैं और जनता भी ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में अपना पैसा जमा करती है। तो ये बैंकों का काम होता है। और भी बैंकों का बहुत सारा काम है। जैसे सभी बैंकों में जो है लॉकर की सुविधा उपलब्ध होती है, कुछ कुछ बैंकों में नहीं है, लेकिन अधिकांश बैंकों में देखिएगा लॉकर की सुविधा होती है, जिसमें लोग जो है अपना संपत्ति ले जाकर जमा करते हैं, जैसे कि सोना चांदी ये सब ले जाकर बैंकों में जमा करते हैं। तो बैंक ये सब भी जमा करते हैं, उसके एवज में कुछ ब्याज देते हैं। तो ये बैंकों का काम होता है। बैंकों को प्राथमिक डीलर भी कहा जाता है। अब देखिए, प्राथमिक डीलर क्या होता है। प्राथमिक डीलर जो है देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो है सीधे आरबीआई से करते हैं और वे संस्था अपने ग्राहक को बेच देते हैं। जैसे आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक है, तो आरबीआई कुछ भारत में बैंकों को प्राथमिक डीलर बनाई है, प्राथमिक डीलर का लाइसेंस दी है। यह वह बैंक होते हैं जो डायरेक्ट आरबीआई से जो है लोन ले सकते हैं और लोन लेकर फिर वो अपने ग्राहक को लोन दे देते हैं। क्योंकि जो भी भारत की जनता है वो डायरेक्ट आरबीआई से लोन नहीं ले सकती है। हम लोगों को जब भी लोन चाहिए तो हम लोग जाएंगे बैंक में। तो बैंक वालों के पास पैसा कहाँ से आया? एक तो पैसा जनता का जमा किया गया है, वो पैसा बहुत कम होता है। तो बैंक जो है डायरेक्ट जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई से कर्जा लेकर आते हैं, लोन लेकर आते हैं और फिर वो अपने ग्राहक को दे देते हैं, यानी हम लोगों को दे देते हैं। तो यह बिचौनिया का काम करते हैं बैंक जो भी है वो। तो उन्हीं को जो है प्राथमिक डीलर कहा जाता है। अब आरबीआई जो है भारत के सभी बैंकों को प्राथमिक डीलर नहीं बनाई है, कुछ कुछ बैंकों को प्राथमिक डीलर बनाई है। तो प्राथमिक डीलर की संख्या जो है 25 है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में 25 प्राथमिक डीलर हैं। इसमें अधिकांश बैंक है और कुछ कंपनियां भी है, प्राइवेट कंपनियां। तो ये जो भी प्राथमिक डीलर होते हैं वो डायरेक्ट आरबीआई से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं और फिर अपने ग्राहक को दे देते हैं, यानी बिचौनिया का काम करते हैं। ठीक है, अब आइए हम बैंकों के इतिहास को समझते हैं। देखिए, आज के डेट में जो आप बैंक देखते हैं, क्या ये बहुत पहले से ही थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल में देखिए कि सेठ, साहूकार, महाजन ये सब जो है लोग हुआ करते थे और आम जनता जो है इन्हीं से कर्जा लेती थी
और उसके बदले में ब्याज देती थी इनको, यानी इन्हीं से लेन देन करती थी। आज के डेट में भी गांव में ये सब जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लोग जो है सेठ से, साहूकार से, महाजन से, मतलब जो धनी मनी है उनसे कर्जा लेते हैं और उनको जो है ब्याज देते हैं। तो ये बहुत पहले से ही था, प्राचीन काल में ही भारत में था। और भारत में सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत जो है अंग्रेजों द्वारा किया गया, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज जो है 200 बरस तक भारत पर शासन किए थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत किया गया। सबसे पहले देखिए कि 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया कोलकाता में। ये अंग्रेजी कंपनी थी, इसी के द्वारा जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सरजमी पर सबसे पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ था। और इसको जो है अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था कलकत्ता में। और इसमें देखिए कि कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे इस बैंक में, सभी के सभी जो है अंग्रेज थे, क्योंकि उस समय जो है भारतीयों को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था कि बैंक क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भारतीयों को नॉलेज नहीं था। इसलिए इसमें जो है केवल और केवल अंग्रेज थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यह 1830 आते आते ये पूरी तरह से बंद हो गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। फिर देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के 3 बड़े शहरों पर कब्जा हो चुका था। बंगाल, मुंबई, मद्रास, इन तीनों शहरों पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर चुकी थी। तो अपने पैसा को अस्थिर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो है इन तीनों शहरों में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैंकों की स्थापना किया गया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुआ और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन देखिए इस समय तक जो है भारत के लोगों को बैंकों के बारे में नॉलेज हो चुका था, भारतीय सरकार को भी इसके बारे में नॉलेज हो गया था कि बैंक क्या होते हैं, क्या इसके फायदे हैं। इसलिए जो है इन तीनों बैंकों में भारतीय सरकार भी अपना पूंजी लगाई थी और अंग्रेज भी इसमें शामिल थे और भारतीय सरकार भी अपना पूंजी लगाई थी। अब तीनों बैंक अलग अलग थे, एक था बंगाल में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, अलग अलग था। इसलिए सरकार सोची कि तीनों को जो है एक कर दिया जाए, यानी तीनों का विलय कर दिया जाए। इसलिए 1921 ईस्वी में इन तीनों को जो है मर्ज करके एक बैंक बनाया गया। इससे क्या हुआ कि एक बैंक बन जाएगा तो इस पर नियंत्रण करना आसानी हो जाएगा, इसलिए इसको 1921 में मर्ज कर दिया गया और एक नया नाम रखा गया इसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है नया बैंक नहीं है, ये 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया है। बैंक ऑफ बंगाल को, बैंक ऑफ बॉम्बे को और बैंक ऑफ मद्रास को, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर आगे चल के जब देश आज़ाद हुआ अपना 1947 में, तो उस समय देखा गया कि इसमें जो है सरकार देखी कि अंग्रेज भी इसमें अपना पूंजी लगाए हुए हैं, सरकार का भी पूंजी है, तो फिर इनको चलाना जो है बड़ा मुश्किल था, क्योंकि किसी भी संस्था में जब निजी व्यक्ति का प्रवेश होता है तो उसका भी उस पर अधिकार हो जाता है जब वो अपना पूंजी लगाता है। तो इसलिए सरकार सोची कि इसको जो है राष्ट्रीयकरण इसका करना जरूरी है। इसलिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि किसी भी बैंक का जब राष्ट्रीयकरण सरकार करती है तो उसको अपने अंडर में ले लेती है, यानी उसमें जो भी निजी व्यक्ति होता है उसको हटा देती है और सारा पूंजी जो है सरकार का लगता है उसमें, उसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और फिर उसका एक नया नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज के डेट में जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं ये जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1955 से पहले। तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके नया नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि 1881 में ही अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, यानी इसमें भारतीय भी शामिल थे। यानी 1881 आते आते बहुत सारे भारतीयों को बैंकों के बारे में नॉलेज हो गया था। तो जब अंग्रेजों द्वारा अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया तो इसके संचालन में, यानी चलाने में जो है भारतीय भी शामिल हो गए थे।
लेकिन मालिक भारतीय नहीं थे, ध्यान रखिएगा, पूंजी लगाने वाले भारतीय नहीं थे। बैंकों को चलाने में भारतीय शामिल थे और उसके साथ साथ अंग्रेज भी शामिल थे। यानी भारतीय सबसे पहले बैंकों को जो है चलाएं, किस बैंक को चलाएं? अवध कमर्शियल बैंक को। तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है। वही 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई और पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा संचालित था। अब पंजाब नेशनल बैंक की जब स्थापना हुई तो यह भारतीयों द्वारा किया गया था, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किए और इसमें केवल और केवल भारतीय थे इसको चलाने के लिए, अंग्रेज कोई भी नहीं शामिल था। इसलिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीयों द्वारा संचालित पूर्ण रूप से कौन सा बैंक था? तो वो पंजाब नेशनल बैंक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका मालिक जो है केवल भारतीय नहीं थे, इसका मालिक अंग्रेज भी थे, क्योंकि वो भी इसमें पूंजी अपना लगाए थे। और केवल संचालन जो है भारतीय द्वारा किया गया था, लेकिन मालिक अंग्रेज भी इसका थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर 1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ और इसकी स्थापना जो है पोंच खानवाला के द्वारा किया गया और यह भारत का पहला ऐसा बैंक था जिसका मालिक भारतीय और प्रबंधन भी भारतीय थे। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चलाने वाला भी भारतीय थे और इसके मालिक भी भारतीय थे, मतलब पूंजी लगाने वाले भी भारतीय थे। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से भारतीयों का था, किसी भी इसमें विदेशी कंपनी चाहे निजी कंपनी का हाथ इसमें नहीं था। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो है इससे पूछा जाता है। फिर देखिए कि 1925 आते आते जो है भारत में बहुत अधिक बैंक हो चुके थे। समय जैसे जैसे बीतता गया बैंकों की संख्या जो है बढ़ती चली गई और 1925 में लगभग भारत में 600 से अधिक बैंक हो गए थे। छोटे छोटे बैंक, बहुत ज़्यादा बैंक हो गए थे। अब किसी देश में इतना ज़्यादा बैंक हो और उन बैंकों पर नियंत्रण न हो तो बैंक जो है देश को डुबा सकते हैं, क्योंकि वो लगेंगे लोगों को ज़्यादा लोन बांटने, जिससे मुद्रास्फीति आ सकता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो, या फिर लोगों से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो मंदी की भी स्थिति आ सकता है देश में। यानी देश को जो है बैंक चौपट भी कर सकते हैं और देश को आबाद भी कर सकते हैं, बशर्ते अगर इन पर नियंत्रण न रहे तो। इसलिए सरकार सोची कि इतना ज़्यादा बैंक है छोटे मोटे, तो इन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, देश को बर्बाद कर देंगे। इसलिए 1926 में यंग हिल्टन आयोग आया, जिसको रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसने भारत में केंद्रीय बैंक होने की सिफारिश की कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि यंग हिल्टन आयोग कब आया? तो 1926 ईस्वी में आया और इसने केंद्रीय बैंक होने की सिफारिश की भारत सरकार से। फिर 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन हुआ और इसने भी केंद्रीय बैंक होने की सिफारिश की कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो कि सभी बैंकों को नियंत्रित कर सके, जितने भी बैंक है उस पर नियंत्रण रख सके, और वो भारत का बैंक होना चाहिए, सरकार का बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक। इसलिए भारत सरकार सोची कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक ऐसा बैंक की स्थापना किया जाए जो सभी बैंकों को नियंत्रित कर सके, सभी बैंकों को देख रेख करे, क्योंकि सरकार जो है कौन कौन सा कार्य करेगी, देश को चलाएगी या फिर इन बैंकों पर नज़र रखेगी। इसलिए सरकार क्या की कि 1934 में आरबीआई एक्ट लाई और इसी एक्ट के माध्यम से आरबीआई का स्थापना किया गया 1935 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आरबीआई का स्थापना किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। अब आइए हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक की सिफारिश सबसे पहले 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग ने किया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। उसके बाद जो है 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी सिफारिश किया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इन दोनों की सिफारिश को आधार मानते हुए भारत सरकार ने जो है आरबीआई एक्ट लाया 1934 में और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कर दी भारत सरकार ने। स्थापना जो है डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है,
आरबीआई की स्थापना के समय जो है 100 रुपया के 5 लाख शेयर को मिलाकर हुई थी। इस प्रकार आरबीआई की स्थापना के समय कुल पूंजी 5 करोड़ थी। देखिए, आप इसके पहले वाले वीडियो अगर हमारा शेयर वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये 100% समझ में आएगा कि जब आरबीआई का स्थापना हुआ तो उस समय भारत सरकार के पास जो है पैसा नहीं था, पूंजी नहीं था और आरबीआई का स्थापना करना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए सरकार क्या कर दी कि वो लोगों से पैसा मांगने लगी, यानी शेयर बेचना चालू कर दी, 100 रुपया का शेयर। तो उस समय 5 लाख लोग जो है 100 रुपया का शेयर खरीदे थे। इसका मतलब हुआ कि 5 लाख लोग सरकार को आरबीआई की स्थापना के लिए 100 रुपया दिए होंगे। इस प्रकार जो है कुल 5 करोड़ रुपया हो गया। तो आरबीआई का स्थापना जो है 5 करोड़ रुपया से किया गया, यानी उसका शुरुआत हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। आरबीआई का स्वामित्व जो है निजी हाथों में, यानी अंग्रेजों, पूंजीपतियों, इन सबों के हाथों में आ गया, क्योंकि ये सभी जो है उस समय जो भी बड़े बड़े पूंजीपति थे, धनी मनी व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अधिक शेयर इसका खरीदा। वह निजी व्यक्ति थे तो वह भी आरबीआई में शामिल हो गए। तो इससे एक और गड़बड़ चीज हो गया कि जब भी निजी व्यक्ति किसी भी संस्था में शामिल हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। यही हुआ सरकार के साथ, क्योंकि इसमें निजी व्यक्ति शामिल हो गए। तो जिसके लिए आरबीआई का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था, वो काम ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें निजी व्यक्ति भी शामिल थे। तो आरबीआई जो है इसका अन्य बैंकों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसलिए सरकार सोची कि इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तो फिर सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और जब राष्ट्रीयकरण होता है, मैंने आपको बता दिया है, तो सरकार जो है जितने भी निजी व्यक्ति होते हैं उसको हटा देती है और अपना पूंजी लगाती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है। किसी भी बैंक का जब राष्ट्रीयकरण करती है तब। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और सरकार इसको अपने कंट्रोल में ले ली, यानी अब आरबीआई पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इसमें कोई भी निजी व्यक्ति नहीं थे, जिससे जो है अन्य बैंकों पर अब कंट्रोल रखना जो है बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि सरकार आरबीआई को और मजबूत करने के लिए मार्च 1949 में बैंकिंग एक्ट लाई। और बैंकिंग एक्ट में वो तमाम तरह के नियम कानूनों को लिखा गया था, जिसके तहत आरबीआई जो है अन्य बैंकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है। और यह शक्ति जो है आज भी आरबीआई को प्राप्त है, जो कि 1949 से ही प्राप्त है। इसलिए देखिएगा कि कोई भी बैंक अगर ज़्यादा उड़ता है, आरबीआई के नियम कानूनों को ज़्यादा नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तो उसके लाइसेंस को जो है आरबीआई तुरंत रद्द कर देती है, यानी तुरंत उसको जो है तबाह कर देती है। जैसे हाल ही में देखिए कि पेटीएम को जो है बर्बाद कर दिया आरबीआई, उसके लाइसेंस को ही रद्द कर दी। पेटीएम जो है अब बंद होने वाला है। तो अगर कोई बैंक जो है इसके नियम कानून को नहीं मानता है तो उसको जो है पूरे ख़त्म कर सकती है आरबीआई। इसलिए सभी बैंक जो है आरबीआई को बाप मानते हैं, यानी बैंकों का बैंक कौन है? तो आरबीआई है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, आरबीआई का जब स्थापना हुआ तो उस समय इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 1935 में स्थापना हुआ तो उस समय मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। और 2 साल बाद यानी 1937 में कोलकाता से हटाकर मुंबई हो गया आरबीआई का मुख्यालय। और आज भी मुंबई है वर्तमान में भी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आरबीआई के संरचना को समझते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आरबीआई के कार्यों का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होता है। इसी को सीबीडी कहा जाता है। पूरे देश में एक केंद्रीय बैंक है आरबीआई, तो इसके कार्यों का एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इसलिए इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इन्हीं के समूह को जो है केंद्रीय संचालक मंडल कहा जाता है। अब इसमें जो है कुल 21 सदस्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो एक गवर्नर होते हैं, जो कि आरबीआई के मेन मालिक होते हैं। इन्हीं के निर्णय पर सारा कार्य होता है। और 4 उप गवर्नर होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि उप गवर्नर की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार इनको चुनकर आरबीआई के मंडल में भेजती है। और 2 सरकारी अधिकारी भी होता है। और ये जो दोनों सरकारी अधिकारी जो है वित्त मंत्रालय का सदस्य होता है, क्योंकि आरबीआई को और सरकार को दोनों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार कौन सा नियम कानून ला रही है, आरबीआई कौन सा नियम कानून ला रही है, दोनों को देखकर ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा।
इसलिए सरकार जो है वित्त मंत्रालय में से 2 सदस्य को आरबीआई के मंडल में भेज देती है, ताकि वो सरकार के बातों को आरबीआई के पास रखे और आरबीआई के बातों को सरकार के पास रखे, यानी दोनों को कनेक्ट करके पूरे देश का विकास किया जाए। इसलिए 2 सरकारी अधिकारी होते हैं वित्त मंत्रालय के, और 10 भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं जो कि अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। उनको हर क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो इनको केंद्र सरकार जो है 10 सदस्यों को नियुक्त करके और फिर आरबीआई के मंडल में भेज देती है, इसको ध्यान रखिएगा। और 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक होते हैं। तो इस प्रकार कुल जो है 21 सदस्य हो जाते हैं केंद्रीय संचालक मंडल में आरबीआई के। ठीक है, अब देखिए स्थानीय बोर्ड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, पूरे भारत के बैंकों पर नज़र रखने के लिए आरबीआई द्वारा 4 बोर्ड बनाया गया है, उसी को स्थानीय बोर्ड कहते हैं। क्योंकि देखिए पूरे भारत में एक ही केंद्रीय बैंक है आरबीआई, और वो जो है सभी बैंकों पर नज़र नहीं रख सकती है। इसलिए भारत के चारों दिशाओं में उसने जो है 4 बोर्ड स्थापित किया है, और वो चारों बोर्ड जो है चारों दिशाओं में बैंकों पर नज़र रखते हैं और आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसी को जो है स्थानीय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। स्थानीय बोर्ड का कार्यालय जो है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, इन 4 जगहों में है भारत के चारों तरफ। ठीक है, जो भी स्थानीय बोर्ड हैं वह केंद्रीय बोर्ड के आदेश पर कार्य करते हैं। मतलब मेन मालिक आरबीआई है और उसके चारों जो है नौकर हो गए। जो भी आरबीआई कहती है तो वह स्थानीय बोर्ड जो है करते हैं। स्थानीय बोर्ड के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं और एक जो है निदेशक होता है। यानी जो भी स्थानीय बोर्ड हैं भारत में 4, वो प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में कुल 6 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य ऐसे होते हैं और एक जो है निदेशक होता है, यानी उस बोर्ड का मेन मालिक होता है। तो 4 बोर्ड हैं और चारों का 4 निदेशक हो गया। वही 4 निदेशक जो है आरबीआई के संचालक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष का होता है। ठीक है, देखिए आरबीआई का लेखा वर्ष को समझते हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो पहले जुलाई से जून तक था। जब आरबीआई का स्थापना हुआ तो उस समय उसका लेखा वर्ष जुलाई से जून तक रखा गया था, लेकिन 2020 में इसको बदल दिया गया और आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। क्योंकि भारत का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है भारत सरकार का, इसलिए आरबीआई का लेखा वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया, ताकि दोनों साथ मिलकर जो है देश का विकास कर सके, दोनों साथ मिलकर। इसलिए आरबीआई का और भारत सरकार का वित्तीय वर्ष दोनों का जो है एक ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आरबीआई के गवर्नर को समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। यह आरबीआई का मेन मालिक होता है। भारत के बैंकों के संबंध में भारी से भारी निर्णय लेने का काम गवर्नर का होता है। जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है या फिर मंदी को दूर करना है, तो ये सारे निर्णय जो है गवर्नर लेते हैं। यानी सीआरआर को बढ़ाना है कि घटाना है, बैंक रेट को बढ़ाना है कि घटाना है, ये सब निर्णय आरबीआई के गवर्नर का होता है। पीएलआर, बीपीएलआर, इन सब को बढ़ाने घटाने का काम जो है गवर्नर का होता है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल ध्यान में रखिएगा कि इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। अगर भारत सरकार चाहे तो इनको 1 बार और रख सकती है, 2 बार, 3 बार, जितना बार चाहे उतना बार इनको रख सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर कार्यकाल की बात करें, एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको 3 वर्ष ही बताना है। ठीक है, अब देखिए कि आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुआ था और 1935 से लेकर अब तक जो है कुल 26 गवर्नर बनाए गए हैं आरबीआई के। तो आइए अब उनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए 26 गवर्नर जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सर ओसबॉर्न थे, जो कि अंग्रेज थे, ये पहला गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। दूसरा गवर्नर जो है सर जेम्स टेलर थे, ये भी जो है अंग्रेज ही थे। और तीसरा गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो कि भारतीय नाम है, यानी भारतीय थे। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, क्योंकि जब ये बने तो उस समय भारत जो है स्वतंत्र हो चुका था, तो ये सबसे पहले बन गए, तो इसलिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आरबीआई के हो गए सीडी देशमुख। ठीक है। वही 25वें गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास थे, जिनको आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे कि ये जो है 2018 में बने और 2024 तक रहे, यानी कुल 6 साल रहे। यानी भारत सरकार जो है इनको 2 बार नियुक्त की, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 3 वर्ष का होता है, तो 2 बार नियुक्त किया, यानी 6 साल ये रह चुके शक्तिकांत दास। ठीक है। वही वर्तमान में बात करें यानी 26वें गवर्नर अभी कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं। ये 11 दिसंबर 2024 से कार्यरत हैं, यानी आरबीआई के गवर्नर हैं और अभी तक हैं वर्तमान में, तो इसको भी याद रखिएगा, ये 26वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है। अब ये हम आरबीआई के कार्यों को समझते हैं। देखिए, आरबीआई का जो है बहुत ज़्यादा कार्य है, जितने भी प्रमुख कार्य हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। पहला कार्य है नोट निर्गमन, यानी आरबीआई जो है वो नोट छापती भी है। 1 रुपया से ऊपर के नोट एवं सिक्के जो है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 1 रुपया से ऊपर के जो भी नोट और सिक्के होते हैं उन सबको जो है आरबीआई जारी करती है, और उस पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। जो भी आपके पास नोट होगा, सिक्के होंगे 1 रुपया से ऊपर के, जैसे 10 रुपया का, 20 का, 50 का, तो उस पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आरबीआई नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाती है, मतलब आरबीआई नोट छापने से पहले जो है न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाती है। इसके तहत आरबीआई क्या करती है कि अपने पास 200 करोड़ रुपया रख लेती है। अब 200 करोड़ रुपया में जो है 115 करोड़ रुपया का सोना अपने पास रखती है और 85 करोड़ रुपया का विदेशी मुद्रा रख लेती है, जो भी विदेशी मुद्रा होता है उसके एवज में। ऐसा क्यों करती है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई को पता होता है कि देश में अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो उन पैसों को जो है देश में बांटना चालू कर देगी। या फिर आरबीआई जो है बहुत सारे बैंकों को लोन देती है। सभी बैंक जो है आरबीआई से जाकर लोन लेते हैं, तो वो लोन कहाँ से देगी? तो जो अपने पास रखी रहती है न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत, वही अन्य बैंकों को लोन बांटती है। मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए भी ऐसा करती है आरबीआई। इसमें मंदी की स्थिति आ जाए तो वह बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है, ताकि वह लोगों को बांटें और मंदी की स्थिति दूर हो, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सभी कार्यों को लिए जो है बैंक अपने पास क्या करती है, कुछ पैसा रख लेती है, यानी 200 करोड़ रुपया अपने पास रख लेती है नोट को छापने से पहले। ठीक है। 1 रुपया के नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अभी आप पढ़े कि 1 रुपया से ऊपर के जो भी नोट और सिक्के होंगे उसको आरबीआई जारी करती है, आरबीआई छापती है, और 1 रुपया का जो नोट होता है उसको वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और उस पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। अब 1 रुपया के नोट या फिर सिक्के को बंद कर दिया, सिक्के नहीं बंद हुए हैं, नोट को जो है बंद कर दिया गया है, 1 रुपया के नोट को। ठीक है। और दूसरा कार्य है सरकार के बैंकर का कार्य करना, यानी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है आरबीआई। सरकारों से धन प्राप्त करना एवं भुगतान करना ये आरबीआई का काम होता है। मतलब सरकार से धन ले भी सकती है आरबीआई और उसको दे भी सकती है सरकार को। यह सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, और यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार को आर्थिक सलाह भी देता है। मतलब पैसों के मामले में जो भी सलाह होता है वो देने का काम करता है आरबीआई। उसके बाद बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। अर्थात बैंकों को जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो आरबीआई से ही लेते हैं। यह कमर्शियल बैंक का अंतिम ऋणदाता होता है। मतलब जो भी बैंक है उनको जब कोई भी लोन नहीं देता है तो आरबीआई के पास जाते हैं, तो आरबीआई के पास उनको 100% लोन मिल जाता है, यानी अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है आरबीआई। यदि कोई बैंक आरबीआई के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो आरबीआई जो है उसके लाइसेंस को रद्द कर देती है। या फिर कोई नया बैंक है, बैंक चलना चाहता है, तो उसको लाइसेंस प्रदान करने का भी काम आरबीआई का होता है। तो ये सब कार्य होते हैं। अगला कार्य है मौद्रिक नीति का संचालन करना। आरबीआई जो है वो भारत में मौद्रिक नीति तैयार करता है। मौद्रिक नीति जो है आप पढ़ चुके हैं, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ रेट, सीआरआर, पीएलआर, बीपीएलआर, एमसीएलआर, इन सब को जो है बढ़ाना घटाने का काम जो है आरबीआई का होता है,
ताकि देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके, मंदी को दूर किया जा सके। तो ये सब मौद्रिक नीति में आते हैं, तो इसको संचालन करती है, कंट्रोल करती है आरबीआई। उसके बाद है विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षण, यानी आरबीआई जो है विदेशी बाजार को सही ढंग से संचालन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है। मतलब देखिए कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है एक देश से दूसरे देश के बीच, जैसे अगर हमको अमेरिका से कोई सामान खरीदना हो तो अपने भारतीय रुपया में नहीं खरीदेंगे, हम डॉलर में खरीदेंगे। तो डॉलर का जो है संरक्षण जब आरबीआई करके रखेगी तभी तो भारत जो है दूसरे देश से व्यापार कर सकता है। तो उसका जो है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी करना आरबीआई का काम होता है। उसके बाद है साख नियंत्रण। साख का मतलब होता है तरलता, यानी तरलता को नियंत्रित करने का काम जो है आरबीआई का होता है, जिसको साख नियंत्रण कहा जाता है। आरबीआई साख नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति अपनाती है। मौद्रिक नीति आप पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि आरबीआई जो है साख नियंत्रण करती है, साख का सृजन नहीं करती। मतलब तरलता बांटती नहीं है लोगों के पास। जैसे हम लोगों को लोन लेना हो तो हम लोग बैंक में जाएंगे, तो बैंक जो है साख का सृजन करती है, यानी बैंक साख देती है, तरलता देती है लोगों को, लेकिन उस पर नियंत्रण करने का काम जो है आरबीआई का होता है। ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है विदेशी विनिमय दर का नियमन। भारत में जो है विदेशी लोग या फिर कंपनियां निवेश करते हैं तो उनके दर को निर्धारित करती है आरबीआई। मतलब जो भी विदेशी हैं वो भारत में कोई किसी भी तरीका से निवेश करते हैं अपने पैसा को, तो उनके दर को निर्धारण करने का काम जो है वो आरबीआई का होता है। और भारतीय भी विदेशों में निवेश करते हैं तो उनके दर को भी निर्धारित करने का काम आरबीआई करती है। तो ये काम होता है आरबीआई का। उसके बाद सबसे लास्ट है विकासात्मक कार्य, यानी आरबीआई अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो है बहुत सारे विकासात्मक कार्य भी करता है। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना करना ताकि उस क्षेत्र का विकास किया जा सके। वित्तीय समावेशन, बैंकों को डिजिटल बनाना अर्थात डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ताकि जितना डिजिटलीकरण होगा उतना जो है देश को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था उतना ही बूस्ट होगा। बैंकों पर जनता का विश्वास हो, इसके लिए जागरूकता का बढ़ावा देना, क्योंकि हम लोगों को जब तक बैंकों पर विश्वास नहीं होगा तब तक जो है अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। क्योंकि जब हमको बैंकों पर विश्वास हो जाता है तो हम अपना अतिरिक्त धन जो है ले जाकर बैंकों में जमा करते हैं, उन्हीं पैसा से जो है देश का विकास होता है। अगर हम उसको अपने पास ही रख लें तो उससे देश का विकास नहीं होगा, वो ब्लैक मनी में आ जाएगा। इसके लिए जो है अंदर जा सकते हैं। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, इसका मतलब वही हुआ कि लोग अपने धन के बारे में सही निर्णय ले सकें, क्योंकि बैंकों में अगर हम पैसा को जमा करते हैं तो उससे हमको ब्याज मिलता है। अगर हम अपने घर पर ही रख लें तो उससे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो ब्लैक मनी कहलाएगा, अंदर भी जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना कि लोगों को अंदर ज्ञान डाला जाए इन सभी चीज़ों के बारे में, ये भी कार्य जो है आरबीआई का ही होता है। ठीक है, तो अब आइए हम आरबीआई से संबंधित यानी बैंक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है उसको देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है बैंकों का बैंक कौन है। तो आरबीआई है, यह बैंकों का बैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, जो कि गलत है। आरबीआई जो है सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी नहीं करता है। 1 रुपया से ऊपर के जो भी नोट व सिक्के होते हैं उसी को जारी करता है। 1 रुपया के नोट को, सिक्का को जारी नहीं करता है। तो ये पहला ऑप्शन ही जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह भारत सरकार के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, यह सही है। ऑप्शन सी है कि यह बैंकों का बैंक है, यह भी सही है। और ऑप्शन डी है यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, आप कार्य में पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह सभी नोटों को, करेंसी को जारी नहीं करता है, यही राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो देखिए आपको पता है कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली।
यानी न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत ही आरबीआई जो है नोटों का निर्गमन करती है, यानी अपने पास 200 करोड़ रुपया रख लेती है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 115 करोड़ का सोना होता है और 85 करोड़ रुपया का विदेशी मुद्रा भंडार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा कार्य जो है आरबीआई का नहीं है। तो देखिए, साख नियंत्रण ये आरबीआई का कार्य है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये भी इसका कार्य है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना यह भी आरबीआई का कार्य होता है। और साख सृजन करना आरबीआई का कार्य जो है नहीं होता है। साख नियंत्रण करना आरबीआई का कार्य होता है, लेकिन साख सृजन जो है बैंकों का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। इनके पहले जो है शक्तिकांत दास थे। तो 11 दिसंबर 2024 से संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर बन गए। उसके बाद है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ये जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है 3 बैंकों का स्थापना किया गया था। उन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसी का नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया, तो 1955 से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसको जो है अगला बैंक वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि कौन सा अर्थ होगा आरबीआई का। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जो भी वाणिज्यिक बैंक है उनके पास जो अतिरिक्त धन होता है वो ले जाकर आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। तो यही ऑप्शन कह रहा है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यह भी सही है कि जब भी वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ती है पैसों की, तो वह जाकर जो है आरबीआई से लोन ले लेते हैं, तो आरबीआई दे देता है। यह भी सही है। क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भी सही है कि मौद्रिक नियम का पालन करने के लिए आरबीआई जो है सभी बैंकों से कहता है। यानी कि तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है।